हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के को करिकुलर का पेपर जो कि है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, तो उसका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में जो 2025 में हुआ है उसका आंसर की देखने वाले हैं। तो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के छात्र अपना आंसर मैच कर सकते हैं और जिन भी स्टूडेंट के यूनिवर्सिटी में उनके को करिकुलर का सिलेबस का नाम फिजिकल एजुकेशन एंड योगा है, तो उन सभी के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब सिलेबस सेम है तो क्वेश्चन भी यही बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पारंपरिक खेल क्यों महत्वपूर्ण है। तो पारंपरिक खेल जो होते हैं वो क्यों, क्योंकि वे सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में मदद करते हैं। क्या वे पारंपरिक खेल आलसी बनाते हैं? आलसी कभी नहीं बनाएंगे। क्या उनसे कोई लाभ नहीं है? लाभ है। क्या वे केवल प्रतिस्पर्धा के लिए खेले जाते हैं? नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक खेलों का बड़ा लाभ है। तो पारंपरिक खेलों से जो होगा शारीरिक फिटनेस और सामाजिक संपर्क में सुधार होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि ये अलगाव नहीं करेगा लोगों में, महंगे उपकरण भी नहीं होता है इसमें, केवल घर के भीतर कोई खेल ऐसा जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पारंपरिक खेलों का प्रमुख सामाजिक लाभ क्या है। तो सामाजिक लाभ यही है कि उससे टीम वर्क और बॉन्डिंग को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि दोस्ती तो कम होगी नहीं खेल खेलने से, धोखाधड़ी को तो प्रोत्साहित करेगा नहीं, और केवल पेशेवरों द्वारा खेला जाए ऐसा कुछ है नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक खेलों का मानसिक लाभ है। तो खेल खेलने से जो होती है एकाग्रता और समस्या समाधान कौशल को बढ़ाता है, क्योंकि ये क्रिएटिविटी को कम नहीं करता है खेल खेलना, और तनाव को भी नहीं बढ़ाता है ये, बल्कि तनाव को कम करता है ना। एंड सीखने को कठिन भी नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पारंपरिक खेल सामुदायिक संबंधों को कैसे प्रभावित करते हैं। तो पारंपरिक खेल जो होते हैं वो सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करके लोगों को एक साथ लाकर, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट होगा, क्योंकि ये खिलाड़ियों के बीच जो है संघर्ष थोड़ी पैदा करते हैं। एंड ये व्यक्तिगत खेल के लिए हैं, लोगों को हिस्सा लेने से रोक कर ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक खेलों का लाभ नहीं है। तो हमको लाभ नहीं है ये बताना है। तो अनुशासन सीखने और धैर्य रखने में मदद करता है, सही है ये तो। टीम वर्क को प्रोत्साहित करता है, सही है। सेहत में सुधार करता है, सही है। एंड ये ऑप्शन नंबर डी है कि लोगों को पृथक बनाना, यानी कि लोगों को अलग करना, तो ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे पारंपरिक खेल शारीरिक स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। तो वे शारीरिक गतिविधि और व्यायाम शामिल करते हैं, खेल में यही होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पारंपरिक खेल को डिजाइन करने में पहला कदम क्या है। पारंपरिक खेल अगर हमको डिजाइन करना है तो क्या उसमें महंगे उपकरण खरीदना चाहिए? एकदम गलत। खेल की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और उद्देश्य को समझना चाहिए, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पारंपरिक खेल में जो है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या ये एक आधुनिक वीडियो खेल की नकल करना है? एकदम नहीं। नियम और निर्देशों से बचना नहीं, बल्कि उनका पालन करना है, उनसे बचना थोड़ी है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पारंपरिक खेलों को डिजाइन करते समय कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है। सरलता होनी चाहिए, पहुंच होनी चाहिए, और सांस्कृतिक प्रासंगिकता होनी चाहिए, है ना, रिलेवेंस होना चाहिए उनके बीच में। ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका करेक्ट है, क्योंकि जटिल तो बनाएंगे नहीं, महंगे उपकरण का यूज करेंगे नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मनोरंजन का क्या अर्थ है। तो मनोरंजन क्या होता है? खाली समय के दौरान मनोरंजन और आराम के लिए की जाने वाली गतिविधियां ही तो मनोरंजन है ना। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मनोरंजन की सर्वोत्तम परिभाषा, सबसे अच्छी परिभाषा क्या है मनोरंजन की। तो क्या एक तनावपूर्ण गतिविधि है? एकदम गलत। क्या कार्यभार को बढ़ाता है? एकदम गलत। दंड का एक रूप है? दंड थोड़ी है मनोरंजन। ये ऑप्शन नंबर ए होगा, एक स्वैच्छिक गतिविधि जो मन और शरीर को ताज़ा करती है, मनोरंजन। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मनोरंजन का मुख्य क्षेत्र क्या है। तो मनोरंजन शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। 13 है कि मनोरंजन क्यों जरूरी है। तो मनोरंजन करने से जो तनाव होता है वो कम होता है ना, तनाव कम करने में मदद करता है और समग्र स्वास्थ्य में सुधार करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर है, इनके में से कौन सा मनोरंजक गतिविधि का एक उदाहरण है। आउटडोर खेल खेलना,
पूरे दिन टीवी देखना, लंबे समय के लिए सोना, सामाजिक बातचीत से बचना। तो कह रहा है कि कौन सा मनोरंजक गतिविधि का उदाहरण है। तो पूरा दिन टीवी थोड़ी देखना है, ये मनोरंजन थोड़ी होता है कि पूरा दिन टीवी देखें। और लंबे समय के लिए सो गए, ये कैसा मनोरंजन है। सामाजिक बातचीत से बच रहे हैं, किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो एक मनोरंजक गतिविधि का एक उदाहरण है कि आउटडोर खेल खेल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मनोरंजन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो आराम और आनंद को बढ़ावा देना, तनाव को, स्ट्रेस को थोड़ी इंक्रीज करेगा, काम को कठिन बनाना, है ना, ये भी गलत है। सामाजिक बातचीत को अवॉइड करना, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर यही इसका करेक्ट होगा। 16 नंबर है कि मनोरंजन गतिविधियों की योजना बनाने में एक महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो हमको मनोरंजन गतिविधि बनानी है, तो गतिविधियों को सुखद और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होना चाहिए, एकदम करेक्ट है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। 17 है कि मनोरंजन के सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का वातावरण दिया जाना चाहिए। सभी प्रतिभागियों के लिए सुरक्षित हो और सुलभ हो, एकदम सही, इसका ए जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। 18 नंबर है मनोरंजन दैनिक जीवन का एक भाग क्यों होना चाहिए। तो मनोरंजन से क्या होता है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण में सुधार करता है। ऑप्शन नंबर ए 18 का। 19 है कि एरोबिक्स का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो ये जो होता है हृदय संबंधी फिटनेस और सहनशीलता में सुधार करता है। 20 है इनमें से कौन सा सबसे अच्छा जुम्बा का वर्णन करता है। तो जो जुम्बा होता है वो डांस में जो होता है वो फिटनेस एक्सरसाइजेस उसमें मिले होते हैं, है ना, ये डांस बेस्ड फिटनेस वर्कआउट ही जुम्बा होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है नियमित रूप से एरोबिक्स करने का प्रमुख लाभ क्या है। तो ये वजन करने में मदद करता है और दिल की सेहत को बेहतर बनाता है, हार्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जुम्बा पारंपरिक एरोबिक्स से कैसे भिन्न है। जो एरोबिक्स है उस जो जुम्बा उससे किस प्रकार से भिन्न है। तो जुम्बा में हम जानते हैं कि नृत्य होता है और उसमें जो होता है डांस म्यूजिक होता है और उसी में एक्सरसाइज होता है। एंड एरोबिक्स दोहराव अभ्यासों पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, क्योंकि बी तो कह रहा है कि जुम्बा में संगीत शामिल नहीं है, गलत है, उसमें संगीत होता है। एरोबिक्स केवल पेशेवर, ये तो कोई बात ही नहीं हुई है। जुम्बा को किसी शारीरिक गतिविधि की आवश्यकता नहीं है, गलत, उसमें शारीरिक गतिविधि ही होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है शारीरिक शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो शारीरिक शिक्षा से क्या गणितीय कौशल विकसित होगा। शारीरिक फिटनेस और समग्र कल्याण में सुधार करना, यही शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो भावनात्मक विकास ये तो है, सामाजिक विकास ये भी है, बौद्धिक ठहराव, शारीरिक फिटनेस ये भी है, लेकिन बौद्धिक ठहराव नहीं है। ऐसा नहीं है कि शारीरिक शिक्षा से जो होगा वो इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेशन हो जाएगा, है ना, तो ये उसका उद्देश्य नहीं है बौद्धिक ठहराव। क्वेश्चन नंबर 25 है शारीरिक शिक्षा का मुख्यतः उद्देश्य क्या है। केवल सैद्धांतिक ज्ञान, थ्योरेटिकल नहीं, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण, 20 का करेक्ट हो जाएगा। 26 है निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक शिक्षा के बारे में एक आम गलत फहमी है। कौन सी है जो गलत फहमी है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि यह केवल खेल खेलने के बारे में है। हाँ, ये भी एक गलत फहमी में होती है सब में कि जो शारीरिक शिक्षा होता है ये इसमें सिर्फ खेल बताया जाता है, ये इसका करेक्ट होगा, क्योंकि यह व्यक्तिगत विकास में मदद करता है, ये तो गलत फहमी नहीं है, ये तो सही है। टीम वर्क और अनुशासन को बढ़ावा देता है, ये भी सही है। मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, ये भी सही है, लेकिन जो गलत फहमी है ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि शारीरिक शिक्षा के दायरे में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। तो शारीरिक शिक्षा में स्वास्थ्य शिक्षा शामिल है, मनोरंजन, खेल शामिल है, फिटनेस और वेलनेस शामिल है, उपयुक्त सभी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 है शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के विकास के किस पहलू में योगदान देती है। केवल शारीरिक विकास, केवल शैक्षणिक विकास, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास, यही इसका करेक्ट आंसर होगा, सी। 29 है कि शारीरिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। गामक कौशल विकसित करना, शारीरिक गतिविधि को सीमित करना, नहीं, ये तो नहीं होगा, सीमित थोड़ी करता है। टीम वर्क से बचना, ये भी नहीं होता। स्क्रीन टाइम बढ़ाना, ये भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 है कौन सा शब्द शारीरिक शिक्षा से नज़दीकी से जुड़ा हुआ है। सुस्त जीवन शैली, ये तो थोड़ी होगा शारीरिक शिक्षा में। सक्रिय जीवन शैली, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 31 है कि शारीरिक शिक्षा का बड़ा फायदा क्या है। तो बीमारियों का खतरा बढ़ना, ये फ़ायदा थोड़ी है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होना, ये फ़ायदा है।
बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 है कि शारीरिक शिक्षा निम्नलिखित में से किसकी रोकथाम में मदद करती है? तो मोटापा जैसी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां एकदम करेक्ट है। बेहतर टीम वर्क कौशल उसका रोकथाम थोड़ी करते, उसको तो बढ़ावा देता है ना। 33 है कि शारीरिक शिक्षा के बारे में गलत धारणा क्या है? इससे एकाग्रता बढ़ती है, तो सही है, गलत थोड़ी है। यह केवल एथलीटों के लिए है। हाँ, कि अगर ये सोचें कि केवल एथलीट जो होते हैं वही शारीरिक शिक्षा के बारे में जानेंगे, तो ये जो है गलत धारणा है। सभी को जानना चाहिए, सभी को स्वस्थ रहना है। शारीरिक शिक्षा के बुनियादी पहलुओं में एक क्या है? फिटनेस गतिविधियों की अनदेखी करना, एकदम गलत है। केवल खेल इतिहास के बारे में जानना, एकदम गलत है। स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा देना, ये चीज का करेक्ट होगा। 35 देखें तो कौन सा शारीरिक शिक्षा का प्रमुख घटक है? ताकत और सहनशीलता प्रशिक्षण, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस ट्रेनिंग, सही है। शारीरिक गतिविधि से बचना, निष्क्रिय रहना, अस्वास्थ्यकर जीवन शैली को बढ़ावा देना, ये सब गलत है। 36 है स्कूलों में शारीरिक शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? स्कूलों में शारीरिक शिक्षा का क्या लक्ष्य है? केवल पेशेवर खेलों के बारे में सिखाना, गलत। संतुलित और स्वस्थ व्यक्ति विकसित करना, ये एकदम इसका करेक्ट होगा। शैक्षिक विषयों को समाप्त कर देना, क्या शारीरिक शिक्षा के जगह पे ये सबको कैंसिल कर देंगे? गलत। फिटनेस संबंधी गतिविधियों से बचना, गलत, बल्कि फिटनेस संबंधी गतिविधियां कराई जाती हैं। 37 है शारीरिक शिक्षा के बारे में एक महत्वपूर्ण गलत धारणा क्या है? गलत धारणा, तो यह समग्र विकास का एक अनिवार्य हिस्सा है, ये तो सही धारणा है। यह अनुशासन सुधारने में मदद करता है, ये भी सही है। यह शैक्षणिक विषयों के रूप में महत्वपूर्ण नहीं है, ये गलत है। ये शैक्षणिक विषय के रूप में भी महत्वपूर्ण है। यह एक स्वस्थ जीवन शैली में योगदान देता है, ये भी सही है। 38 है कि आधुनिक समाज में शारीरिक शिक्षा का आवश्यकता क्यों है? तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है शारीरिक शिक्षा का मुख्य महत्व क्या है? तो यह एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली का नेतृत्व करने में मदद करती है, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे आलस्य से थोड़ी बढ़ता है ना। हम चारों ऑप्शन पे इसलिए ध्यान दे रहे हैं ताकि ये किसी भी प्रकार से किसी को रटना ना पड़े, यही पढ़ करके ही समझ जाएंगे कि क्या आंसर होगा इसका करेक्ट, है ना। बस एक बार वीडियो फाइनल होते होते पूरा को करिकुलर का पेपर तैयार हो जाएगा। ये देखने के बाद जो भी जाएगा वो 100% अपना करके आएगा। शारीरिक शिक्षा के दायरे में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम ये शामिल है। प्रतियोगी खेल प्रशिक्षण ये भी शामिल है। मनोरंजन और फिटनेस गतिविधियां ये भी शामिल है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट होगा। 41 कह रहा है कि शारीरिक शिक्षा आधुनिक समाज में कैसे मदद करती है? तो मोटापे की दर में वृद्धि करके, मोटापा थोड़ी बढ़ाती है शारीरिक शिक्षा। शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देकर, ये इसका करेक्ट हो जाएगा बी का। 42 है कौन सा शारीरिक शिक्षा का प्रमुख लाभ है? तनाव राहत और मानसिक आराम, स्ट्रेस रिलीफ एंड मेंटल रिलैक्सेशन, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है स्कूलों में शारीरिक शिक्षा क्या भूमिका निभाती है? यह केवल शैक्षणिक विषयों को बढ़ावा देती है, गलत। यह समग्र व्यक्तित्व विकास करने में मदद करती है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा कि इट हेल्प्स इन ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 44 है कि आधुनिक समाज में शारीरिक शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? मोटापा और मधुमेह जैसी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को रोकने में मदद करती है, एकदम सही है। इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल डिसीज लाइक ओबेसिटी एंड डायबिटीज, है ना, ये इसका करेक्ट होगा। 45 है कि सामाजिक विकास में शारीरिक शिक्षा की क्या भूमिका है? यह टीम वर्क और सहयोग कौशल बढ़ाने में मदद करती है। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग टीम वर्क एंड कोऑपरेशन स्किल, एकदम करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है शारीरिक शिक्षा के बारे में एक गलत धारणा क्या है? यह केवल खेल खेलने के बारे में है। लोगों में अक्सर यही होता है कि वो सोचते हैं कि जो शारीरिक शिक्षा है उसमें सिर्फ खेल खेलने के बारे में बताया जाता है, जो कि ये एक गलत धारणा है, क्योंकि इसमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, यह व्यक्तिगत विकास में मदद करती है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा के दायरे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यह केवल इसकी स्कूली खेलों तक सीमित है, एकदम गलत है। इसमें स्वास्थ्य, फिटनेस, मनोरंजन और खेल शामिल है, इसका बी करेक्ट होगा, है ना। 48 है भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद स्कूलों में शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या बड़ा कदम उठाया? तो शारीरिक शिक्षा को वैकल्पिक बनाया गया, खेल छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करके पाठ्यक्रम से खेलों को हटाया, केवल अकादमिक विषयों पर ध्यान केंद्रित किया। तो ये पूछ रहा है कि स्वतंत्रता के बाद स्कूलों में शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए
तो ऐसा मेड फिजिकल एजुकेशन ऑप्शनल थोड़ी बनाया गया, बल्कि खेल छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करके उसको बढ़ावा दिया गया। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका पूछ रहा है कि खेल अवसंरचना विकसित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में किसको कौन सी योजना आई? तो खेलो इंडिया कार्यक्रम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, फिटनेस का मतलब क्या है? आराम और ऊर्जा के साथ दैनिक गतिविधियों को करने की क्षमता ही फिटनेस है। सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा स्वास्थ्य को परिभाषित करता है? केवल बीमारियों का अभाव, क्या अगर बीमारी ना हो तो उसको स्वस्थ बोलेंगे, या फिर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण? तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा फिटनेस का घटक नहीं है? तो दिल का धीरज, पेशीय शक्ति, लचीलापन, ये सब फिटनेस है, लेकिन फिल्म में देखना है कौन सा फिटनेस हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 53 है, फिटनेस का मुख्य महत्व क्या है? समग्र स्वास्थ्य में सुधार करता है और बीमारियों के जोखिम को कम करता है। एकदम करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा कल्याण का लाभ है? तनाव को स्तर को बढ़ाता है। गलत। स्तर, अगर स्ट्रेस लेवल को इंक्रीज करेगा तो ये कौन सा बेनिफिट है? जीवन की गुणवत्ता और मानसिक शांति को बढ़ाता है। इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, शारीरिक फिटनेस का अहम पहलू क्या है? नियमित व्यायाम और संतुलित आहार। एकदम करेक्ट है। गतिविधि से बचना, जंक फूड खाना, ये नहीं होगा। 56 है, मानसिक स्वास्थ्य में क्या शामिल है? उच्च तनाव, क्या हाई स्ट्रेस मानसिक स्वास्थ्य है? एकदम गलत। भावनात्मक स्थिरता और तनाव प्रबंधन, ये इसका करेक्ट होगा। इमोशनल स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, भावनाओं की उपेक्षा, क्या इमोशंस को इग्नोर कर देना? एकदम गलत है। 57 है कि फिटनेस व्यक्ति के जीवन में कैसे योगदान देती है? पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम करके। सही है। उत्पादकता, क्या प्रोडक्टिविटी में कमी करके, थकान को बढ़ावा देकर, प्रतीक्षा जो इम्यून सिस्टम उसको वीकेंड करके? एकदम गलत। क्वेश्चन नंबर 58 है, फिटनेस और वेलनेस के बीच क्या संबंध है? फिटनेस वेलनेस का हिस्सा है, ये असंबंधित है? ऐसा है नहीं। वेलनेस केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जो फिटनेस वेलनेस का एक हिस्सा है ना। फिट रहेंगे तो वेल रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा कल्याण प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका है? संतुलित आहार करें, नियमित व्यायाम करें और तनाव प्रबंधन बनाए रखें, यही सबसे अच्छा तरीका है इसका। क्वेश्चन नंबर 60 है कि मोटापे की परिभाषा क्या है? तो मोटापा क्या होता है? एक स्थिति जहां एक व्यक्ति शरीर में अत्यधिक वसा होती है जो स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। एकदम सही इसका करेक्ट आंसर होगा। एक स्थिति जहां एक व्यक्ति का वजन कम होता है, कम होगा अगर वजन तो उसको मोटापा क्यों बोलेंगे। एक अस्थायी बीमारी, केवल शारीरिक गतिविधि की कमी। तो 60 का वही आंसर सही है। मोटापे को परिभाषित करने के लिए कौन सा मापन इस्तेमाल किया जाता है? तो जो बॉडी मास इंडेक्स होता है वो हाइट के साथ वेट बताता है कि कितना होना चाहिए, इस तरीके से। तो बॉडी मास इंडेक्स ही होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, कौन सा मोटापे का प्रमुख कारण है ना? कौन सा मोटापे का प्रमुख कारण है? तो शारीरिक गतिविधि का अभाव और अस्वास्थ्यकर आहार, है ना। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड अनहेल्दी डाइट। तो 63 है कि मोटापे में अनुवंशिकी की क्या भूमिका है? क्या मोटापे में इसकी क्या भूमिका होती है? मोटापे में इसकी कोई भूमिका नहीं होती है। सही है। मोटापे में अनुवंशिकी की क्या भूमिका होगी? कुछ नहीं। इसमें किसी व्यक्ति के वजन बढ़ने का जोखिम बढ़ सकता है, या मोटापे को रोकती है, केवल एथलीटों को प्रभावित करती है। एकदम गलत है। 64 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोटापे का सामान्य कारण नहीं है? मोटापे का सामान्य कारण नहीं है। अत्यधिक कैलोरी सेवन, सुस्त जीवन शैली, नियमित व्यायाम और संतुलित आहार। तो नियमित व्यायाम और संतुलित आहार जो है मोटापे का कारण नहीं है। 65 है, मोटापा कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो स्वस्थ खान पान और नियमित व्यायाम करना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, कौन सी स्वास्थ्य समस्या आमतौर पर मोटापे से जुड़ी हुई है? तो वो डायबिटीज, क्या बढ़ी हुई बुद्धि मोटापे से जुड़ी हुई है? एकदम गलत है। बेहतर एथलेटिक प्रदर्शन, हृदय रोग का खतरा कम करना, कौन सा स्वास्थ्य समस्या? डायबिटीज। मोटापा हृदय को कैसे प्रभावित करता है? हृदय रोग और उच्च रक्तचाप के जोखिम को बढ़ाता है। सही है। दिल को मजबूत थोड़ी करता है मोटापा, हृदय को स्वस्थ थोड़ी बनाता है मोटापा। दिल की सेहत पर कोई असर नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता मोटापा से। क्वेश्चन नंबर 68 है कि कौन सा जीवन शैली परिवर्तन मोटापे के प्रबंधन के लिए अनुशंसित है?
है ना। तो मोटापे के प्रबंधन के लिए कैलोरी कम ग्रहण करना और शारीरिक गतिविधि बढ़ाना एकदम सही है ना। जंक फूड बढ़ाने से मोटापा थोड़ी कंट्रोल होगा, एक्सरसाइज से बचेंगे तो मोटापा थोड़ी कंट्रोल होगा। 69 है, कौन सा स्वास्थ्य जोखिम मोटापे का कारण नहीं है? तो मोटापे का कारण नहीं है। तो अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो हो जाएगा, हृदय रोग है तो भी मोटापे का कारण हो सकता है, जोड़ों में दर्द, लेकिन इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो वो मोटापे का कारण नहीं हो सकता है। 70 है कि जीवन शैली का क्या अर्थ है? एक व्यक्ति जिस तरह से रहता है, जिसमें आदतें, व्यवहार और दैनिक गतिविधियां शामिल हैं, ये उसकी जीवन शैली होती है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि कौन सा जीवन शैली की अच्छी तरह परिभाषित करता है? तो व्यक्तिगत पसंद और आदतों का एक संयोजन जो स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करता है, यही जीवन शैली होती है। सही है। 72 है, स्वस्थ जीवन शैली क्यों जरूरी है? तो यह रोगों को रोकने में मदद करती है और समग्र स्वास्थ्य में सुधार करती है। एकदम सही है। स्वस्थ जीवन शैली तनाव और चिंता को थोड़ी बढ़ाएगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 73 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीवन शैली को प्रभावित नहीं करता है? आहार और पोषण करता है, शारीरिक गतिविधि करती है, लंबे समय तक टीवी देखना, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण। तो सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण जो है ये भी करता है। आहार और पोषण भी जीवन शैली को प्रभावित करता है, शारीरिक गतिविधि भी। तो लंबे समय तक टीवी देखना जो है जीवन शैली को प्रभावित नहीं करता। तो क्वेश्चन नंबर 74 है कि किसी व्यक्ति की जीवन शैली पर कौन सा प्रमुख प्रभाव डालता है? तो खाने की आदतें और शारीरिक गतिविधि का स्तर जो है वो प्रमुख प्रभाव डालेगा किसी भी व्यक्ति की जीवन शैली पे। क्वेश्चन नंबर 75 है कि योग कहाँ से आया? तो योग भारत से आया है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि कौन सा प्राचीन ग्रंथ योग का मूलभूत शास्त्र माना जाता है? तो योग के लिए जो मूलभूत शास्त्र है वो वेद को माना जाता, वेद नहीं, पतंजलि के योग सूत्र को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि योग का पिता कौन माना जाता है? ऊपर वाले क्वेश्चन में इसका आंसर है महर्षि पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 78 है कि किस काल को योग की उत्पत्ति की शुरुआत माना जाता है? तो पूर्व वैदिक काल जो है 3000 ईसा पूर्व है। 79 है कि निम्नलिखित में से कौन सा योग का प्रकार नहीं है? हठ योग, कर्म योग, राजयोग है, लेकिन रनिंग योग ये कोई योग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि योग का क्या मुख्य महत्व होता है? तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य में सुधार करना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 है कि किस प्रकार का योग ध्यान और मानसिक अनुशासन पर केंद्रित है? तो जो राजयोग होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 82 है कि आधुनिक जीवन में योग का दायरा क्या है? तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड डिसीज प्रिवेंशन है, यानी 82 का ए। 83 है कि नियमित रूप से योग करने का लाभ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो लचीलापन और ताकत बढ़ाता है, एकदम करेक्ट आंसर है। इनहांस फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, मानसिक तनाव में वृद्धि थोड़ी करता है, ये क्या बताएं। 84 है योग में आसन की परिभाषा क्या है? तो जो आसन होते हैं वो शारीरिक मुद्राएं या स्थितियां होती हैं जो लचीलापन और शक्ति में सुधार लाने में मदद करती हैं, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 85 है योग में प्राणायाम को कैसे परिभाषित किया गया है? तो जो होता है वो सांसों का विनियमन होता है, तो श्वसन अभ्यास विनियमन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 86 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम का उदाहरण नहीं है? पुशअप कोई प्राणायाम नहीं होता, दौड़ना कोई प्राणायाम नहीं है, जंपिंग कोई भी नहीं है, लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम एक प्राणायाम का उदाहरण है। 87 है कि सूर्य नमस्कार के एक पूर्ण चक्र में कितने आसन होते हैं? तो टोटल 12 होते हैं। 88 है कि हलासन का प्राथमिक लाभ क्या है? तो ये जो होता है पाचन में सुधार करता है और रीढ़ को मजबूत करता है ना। हलासन कौन सा योग आसन जो है लोटस पोज के रूप में भी जाना जाता है? तो पद्मासन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तड़ासन को आमतौर पर जो होता है वो माउंटेन पोज, पर्वत मुद्रा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम का मुख्य लाभ क्या है? तो इससे फेफड़े की कार्यक्षमता में सुधार करता है और तनाव कम करता है। 92 है कि निम्नलिखित पारंपरिक खेलों में कौन सा आधुनिक डे क्रिकेट? तो डे क्रिकेट में क्या होता है, एक बॉल होता है और एक बैट होता है, तो ऐसा किस में होता है? एक ये हो गया गिल्ली एंड ये हो गया एक डंडा, यानी कि गिल्ली डंडा जो होगा वही करेक्ट आंसर होगा। ड्राइंग बड़ी खतरनाक बना दिया मैंने। 93 है कि कंचे के खेल में मुख्य उपकरण क्या है? तो उसमें मार्बल्स होते हैं, कंचे, कंचे गांव में कहते हैं गोली खेलना। इस टापू को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो हॉप स्कॉच।
95 है कि गुट्टे के खेल में कितने छोटे पत्थरों का उपयोग किया जाता है। ये गुट्टे गांव में सब बोलते हैं गोटी, है ना। तो इसमें पत्थर लेकर के अधिकतर लड़कियां खेलती हैं। तो इसमें जो होता है पाँच पाँच गुट्टे लेकर के खेला जाता है, उसको हाथ पर रख करके उसको बैलेंस किया जाता है एंड हवा में उछाल उछाल के कैच भी करते हैं उसको। 96 है, किस खेल में खिलाड़ी लकड़ी के एक छोटे टुकड़े, गिल्ली गिल्ली आ गया, इसका मतलब हर कोई बच्चा जान गया कि गिल्ली डंडे की बात हो रही है। 97 है कि कंचे के खेल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कंचे का खेल क्या होता है, ऐसे ऐसे गोलियां रहती हैं, बीच को कभी उड़ाना रहता है। इसमें जो होता है गोली से गोली, सॉरी मैं भी इसी लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ, कंचे से, जो बड़े कंचे से छोटे कंचों को मार करके उड़ाना रहता है और फिर जीत जाना रहता है उसको। तो अधिक से अधिक जो होता है एकत्र करना रहता है उसको। 97 का बीज होगा, करेक्ट आंसर होगा। गुट्टे खेलने से अधिकांश किस शैली में सुधार होता है। तो जब पत्थर को हवा में उछालते हैं तो आँख से उसको देखेंगे, फिर जैसे ही नीचे आएगा उसको हाथ से कैच करेंगे। इसका मतलब क्या है कि हाथ और आँख का समन्वय है, वो दोनों का कोऑर्डिनेशन है। 99 है कि गिल्ली डंडा हम जानते हैं भारत में खेला जाता है, क्वेश्चन भी नहीं पूरा पढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है कि कौन से पारंपरिक खेल में हाथ के पीछे छोटे पत्थरों, अभी ऊपर बात की है इसके बारे में, वो क्या है, गट्टे, गुट्टे गट्टे जो भी हो, है ना। तो इसी के साथ ये पूरा पेपर सॉल्व होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।